आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई शख्सियत के साथ। आज आपकी मुलाकात मैं जिनसे करवाने जा रही हूँ, इल्मी दुनिया में वो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये कह लें कि इल्म उनका उड़ना बिछौना और इल्म की शमा रोशन करना उनका मिशन है। इल्म और अदब की दुनिया में लोग उन्हें आमिर अंसारी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद आमिर अंसारी एक माहिर तालीम, रोज़नामा अखबारात में तालीमी सफ़हात के कॉलम निगार और करियर काउंसलर हैं। आप इस वक्त मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी मुंबई के हेड मास्टर हैं। आप गुज़िश्ता 23 सालों से मदनी हाई स्कूल में तालीमी व इंतज़ामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गो कि आप एक स्कूल के हेड मास्टर और टीचर हैं, लेकिन आपकी शनाख्त रियासत, बैरून रियासत बल्कि बैरून मुल्क एक माहिर तालीम और करियर काउंसलर की है। आपकी तालीमी लियाकत MA है। आपने SSC अंजुमन खैरुल इस्लाम मदनपुरा से, BSc मुंबई यूनिवर्सिटी से और MA उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से इम्तियाज़ी नंबरात से पास किया। इसके अलावा शोबे तालीम में महारत के लिए आपने बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री भी हासिल की और इंतज़ामी उमूर में महारत हासिल करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया। इसके साथ ही आपने वोकेशनल गाइडेंस में भी डिप्लोमा किया। शोबे तालीम के ज़ेर एहतमाम सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महाराष्ट्र स्टेट के 30 मुंतखब असातिज़ा के दरमियान टॉप किया। आपकी तालीम का मौजू मैथ, साइंस और वोकेशनल गाइडेंस है। तदरीसी खिदमात का आपको तकरीबन 23 साल का तवील तजुर्बा है, जो कि हुनूस जारी है। नाज़रीन कराम, आज के हमारे ख़ास मेहमान जनाब मोहम्मद आमिर अंसारी की शख्सियत का दायरा सिर्फ स्कूल की 4 दीवारियों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आपकी शख्सियत एक शमा की मानिंद है, जो स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी हर 4 जानिब अपनी शमा फ़िरोज़ा किए हुआ है। आपने अपनी इल्मी व इंतज़ामी सलाहियत और काबिलियत से जहाँ तलबा व तालबात को इल्मी फैज़ पहुँचाया, वहीं अपनी आला और मुनफरिद इंतज़ामी सलाहियत के ज़रिए स्कूल की तरक्की में भी 4 चांद लगाया। जब हम स्कूल का सालाना रिज़ल्ट देखते हैं तो पता चलता है कि आपके दौर में स्कूल की मजमूई कामयाबी का औसत 90% से ऊपर ही रहा है। आप बहैसियत माहिर तालीम होने के MSc RT, NCRT वगैरह के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में बहैसियत ट्रेनर और करियर काउंसलर शरीक हुए। गुज़िश्ता 13 सालों में 3,500 से ज़ायद लेक्चर्स हुए, जो कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में दिए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र से बाहर मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों में तलबा की करियर काउंसलिंग के लिए तशरीफ़ ले गए, जिनमें जयपुर, राजस्थान, हमदर्द यूनिवर्सिटी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, गोवा, अहमदाबाद, कालीकट और केरला शामिल है। इसी तरह मुल्क से बाहर दुबई और बहरीन भी करियर काउंसलिंग के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं। माई मिशन एजुकेशन के तहत आपने दर्जनों प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसके ज़रिए असातिज़ा और तलबा को तालीमी मयार के बुलंद करने और उसके अपग्रेडेशन की जानिब मुतवज्जा किया। आपके इस तरह के प्रोग्रामों की एक तवील फहरिस्त है, जिसका इस मुख्तसर प्रोग्राम में तज़किरा करना मुमकिन नहीं है। बहैसियत तालीमी कॉलम निगार आपने 700 से ज़ायद कॉलम लिखे, जो हिंदुस्तान के मारूफ उर्दू रोज़नामा इनकलाब में पाबंदी से शाये हुए। इसके अलावा 300 से ज़ायद करियर गाइडेंस पर मज़ामीन शाये हो चुके हैं, जिसमें तलबा की तालीमी रहनुमाई से लेकर इम्तहानात तक की रहनुमाई की गई है। रोज़नामा इनकलाब के अलावा कोकन की आवाज़, महाड, निशात मालेगांव, करियर नामा पुणे, लोक राज्य, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मैगज़ीन उर्दू और दीगर स्कूल मैगज़ीन में शाये हुए। तालीम और करियर से मुतालिक आपके कई अहम प्रोग्राम TV और रेडियो पर भी नश्र हो चुके हैं। आपकी तालीमी, इंतज़ामी और करियर काउंसलिंग की नुमाया खिदमात को देखते हुए मुख्तलिफ अदारों ने आपको अवार्ड से भी नवाजा है, जिनमें शाहीन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट एजुकेशनिस्ट एंड करियर काउंसलर अवार्ड, करमवीर भाऊराव पाटिल बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड शिक्षा सेना, बेस्ट टीचर अवार्ड किरदार आर्ट अकेडमी, बेस्ट वर्क फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षक भारतीय अवार्ड शामिल है। ये जो हमारी दरसगाहों में उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद, अगर हम किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद, जब भी हम किसी की कामयाबी की, हर रुदाद में ये मरकज़ रुदाद होते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने ख़ास मेहमान मोहम्मद आमिर अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मिजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, आप माशाल्लाह पेशे से टीचर हैं और इस वक्त जो है मदनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी मुंतखब हुए हैं, तो सबसे पहले हमारी तरफ से एक मुबारकबाद कबूल करें आप। जी
तो जनाब ये कि तदरीसी ज़िम्मेदारी तो आपके ज़िम्मे थी ही, और ये है कि अब इंतज़ामी उमूर भी आपके ज़िम्मे आ गए, तो इन दोनों के दरमियान आप बैलेंस कैसे करते हैं? और उसके अलावा इन दोनों के भी मतलब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। रही प्रिंसिपलशिप की ज़िम्मेदारी का या इंतज़ामी उमूर की बात का, और बहैसियत टीचर जो हमको तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने हैं, प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल हो, बहरहाल वो बहैसियत उस्ताद ही उसका इंतखाब होता है और उसकी पहचान उस्ताद की हैसियत से ही होती है। तो टीचिंग हमारा पैशन है, आप चाहे किसी भी पोस्ट पर चले जाएं। जैसे आपने शायद सुना होगा, हमारे जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया हूँ, या जो भी हूँ, मेरा सबसे पसंदीदा जो शौक़ है वो बच्चों के साथ में रहना, बच्चों को पढ़ाना। और शायद उनका जो इंतकाल हुआ वो भी हमको पता है कि वो बच्चों से मुखातिब थे और अचानक जो है उनका इंतकाल हुआ। तो टीचिंग जो है वो बाय प्रोफेशन हम लोगों का एक फ़र्ज़ ऐन भी है कि हम पहले कुछ भी हो जाए, लेकिन बहरहाल क्लास में बच्चों को पढ़ाना ये एक अहम ज़िम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और उसमें मज़ा भी आता है। और रहा चैलेंजिंग वर्क, चाहे इंतज़ामी उमूर हो, तालीम या दर्सगाह का चलाना, या किसी भी ऑफ़िस को मैनेज करना, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई और, बहरहाल चैलेंजेस हर जगह है। तो यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए आपकी, हम लोग अच्छी तरह से सारे जो है वो चैलेंजेस को कबूल करते हुए अच्छा काम करें कुछ। अच्छा आमिर साहब, ये कि आपकी पहचान एक करियर काउंसलर की भी है, और यही नहीं कि आपने हिंदुस्तान में ही करियर गाइडेंस की हो, इसके अलावा आप मुल्क से बाहर भी गए हैं करियर गाइडेंस के लिए। तो एज ए करियर काउंसलर बच्चों को मुतमईन करना, तलबा को मुतमईन करना क्या मुश्किल होता है? और उसके अलावा कि ऐसा कोई वाक़या जो आप हमारे बच्चों को बताना चाहें जो बहुत मोटिवेशनल साबित हो? करियर गाइडेंस एक बहुत वसी टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे ट्रेंड अफराद की ज़रूरत है। और जब से हमने काम शुरू किया, हमारा 2004-05 में मैंने डिप्लोमा किया काउंसलिंग का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से। तो उसके बाद से ही हम लोग जो है वो कोशिश करते रहे कि हमारी स्कूल में अपने पहले शुरुआत की, और आसपास के इलाके में हमने काम करना शुरू किया। इनकलाब अखबार से उसी वक्त वाबस्ता हो गए थे। तो बच्चों को उनके सवालात का जवाब देना, या उनको जो जो चीज़ें उनको पता नहीं हैं वो उनको बताना, ये एक चैलेंजिंग वर्क था। और उस वक्त मुबारक कापड़ी साहब और कुछ और काउंसलर्स थे जो करियर गाइडेंस की फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे। तो हम लोगों ने भी अपनी स्कूल लेवल पे शुरुआत की, और चूँकि हम लोग डायरेक्टली अदारे से हमारा ताल्लुक़ था, तो इसलिए हम लोगों को स्कूल तक पहुंचना बहुत आसान था। तो चाहे कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, हमने कोशिश की कि इंटरेक्शन हो डायरेक्टली, और बच्चों से जाकर उनसे बात की जाए। हमने कुछ अच्छे मॉड्यूल्स बनाए गोल सेटिंग पर, टाइम मैनेजमेंट पर, फिर हाउ टू सिलेक्ट करियर पर, फिर हाउ टू मीन्स चूज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, फिर हर टॉपिक्स के लिए जो अलग अलग ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हमारे बच्चे अक्सर जो है वो अट्रैक्शन की वजह से, या हम कहेंगे कि माहौल में ट्रेंड जो चलते हैं उस पर वो करियर का इंतखाब करते। तो हम लोगों ने थोड़ा एक बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस की कि करियर का सिलेक्शन के लिए एबिलिटी और एप्टीट्यूड और साइकोलॉजिकल जो बेसिस है उसको थोड़ा ज़्यादा सामने रखा जाए, उस पर बात की। तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे बच्चे आज तकरीबन हमको 15-18 साल हो गए इस फील्ड में। तो अब कई बच्चे हमसे टकराते हैं जिनसे बात की थी उस वक्त, और आज कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने उस वक्त सही गाइडेंस किया था, या जो कुछ भी उनके सवालात थे, इश्कालात थे, उसका इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। तो ये सिलसिला जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे फील्ड्स, ऐसे करियर ऑप्शन या ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे नावाकिफ़ हैं, या ऐसे बड़े अदारे जहां हमारे बच्चे नहीं पहुंच सकें, जैसे आइज़र है, नाइज़र है, ISI कोलकाता है, उसी तरह से और बड़े अदारे हमारे फैशन डिज़ाइनिंग के बड़े इंस्टीट्यूट हैं, NID है अहमदाबाद के, ये सारे इंस्टीट्यूट में जो है वो हमारे बच्चे पहुँचे। और उसके लिए जिस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है वो स्कूल लेवल से ही हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा जनाब, यह है कि आप माशाल्लाह से तालीमी शोबे में काफ़ी फ़ाल शख्सियत है,
कि मौजूदा दौर के तालीमी निज़ाम से आप किस किस हद तक मुतमईन हैं? एक ये कि अभी जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, 10th को बोर्ड से हटाया जा रहा है, 12th को बोर्ड किया जा रहा है, तो ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा स्टूडेंट्स के लिए, और इस नई पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा आपने सवाल किया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर लोगों के अंदर एक आम बात है, और मेरे ख्याल से एक फेक वायरल मैसेज आम है बहुत ज़्यादा अभी, कि 2022-23 से ही जो है वो 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं, और इम्प्लीमेंटेशन की जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये जो जहाँ तक बात है, इस पर बाकायदा एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से चूँकि वो पोस्ट वायरल हुई थी, लिहाजा पीआईबी जो प्रेस इंडिया का जो ब्यूरो है, उन्होंने बाकायदा इसको फेक करार देते हुए बात कहा कि इस तरह का कोई न्यूज़ जो है वो सही नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम हमारे जो होंगे, या जो भी असेसमेंट का जो सिस्टम है, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ी तब्दीली आएगी नई एजुकेशन पॉलिसी में। और चूँकि एजुकेशन एक पॉलिसी मैटर है स्टेट का, लिहाजा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो पूरी गाइडलाइंस है वो सेंट्रल लेवल पर वो दे दी गई है। अब जो है स्टेट लेवल पर इस पर काम हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन का। हर स्टेट के अलग जो है मसाइल हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। तो असेसमेंट का जो सिस्टम है उसमें तब्दीली आएगी, और अचानक से ये कुछ नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली आएगी। जैसे असेसमेंट में भी उसमें चीज़ें ये है कि सेल्फ असेसमेंट है, फिर उसके बाद में दोस्तों के ज़रिए असेसमेंट है, और फिर उसके बाद टीचर्स के ज़रिए असेसमेंट है। तो एक असेसमेंट भी एक ब्रॉड कंसेप्ट वहाँ पर उसमें आएगा, बट ये कि इसमें अभी काफ़ी वक्त है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह, जैसे स्टेट जो है वो अलग अलग स्टेट प्रिपेयर करते हैं, वो बाकायदा असेंबली में कानून सारी चीज़ें पास होंगी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एटलीस्ट हमको 3 to 4 ईयर्स हमको वेट करना है। तो लेट्स सी कैसे जो है वो हमारा महाराष्ट्र स्टेट उस पर काम करता है, कैसे चीज़ें फाइनलाइज करता है। बट टिल नाउ हमारे बच्चे इस गलत फहमी में ना रहे कि 2022 में 2023 में अचानक से जो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अगर होगा भी तो इस तरह से ऐलान होगा कि आइंदा 2024 में 2025 में अब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, जिसका ऐलान अब तक हुआ नहीं है। तो बच्चे अच्छे से तैयारी करें, और अभी सिस्टम जो है बिल्कुल बदल चुका है। बच्चों को अपने अंदर एबिलिटी, सलाहियतों पर ज़्यादा जोर देना है, ना कि मार्क्स पर जोर देना है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसी बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि सिर्फ जो है वो कॉग्निटिव डोमेन जिसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड जो है असेसमेंट नहीं होंगे, बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी के बेस पर जो है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी असेस की जाएंगी। और एक जो रिज़ल्ट होगा, आप देखेंगे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी और उसके बाद जो बच्चों का रिज़ल्ट होगा, उसमें हर एक पहलू जो है कि बच्चा कैसे बात करता है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, और उसका जो है वो राइटिंग और मेमोरी पावर कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें कवर होंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों के लिए जो 10th से फ़ारिग होते हैं, जो 12th से फ़ारिग होते हैं, उनको स्ट्रीम चूज़ करने में बड़ा मसला पेश आता है। और ये कि जल्दबाजी में स्ट्रीम तो चूज़ कर लेते हैं, बाद में वही उनका करियर बन जाता है। तो मतलब इस हवाले से आप उनको ज़रूर गाइड करें कि सबसे पहले वो अपने अंदर कौन सी एबिलिटी है वो तलाश करें। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों से अक्सर हमारी स्कूल में भी और जहाँ जहाँ गाइडेंस का मौका मिलता है, हम कहते हैं कि बच्चों को अपनी एक डायरी बनानी चाहिए, अपना एक जो है वो सेल्फ नोट, जो जिसमें वो अपनी मन की बात, दिल की बात लिख सके, या कोई अच्छा वाक़या, कोई अच्छी सैर करके आया, कोई अच्छी मूवी देख कर आया, कुछ अच्छा उसको इनपुट मिला है, कुछ वो टेक लेना चाहता है, तो वो उसमें लिखे। बच्चे जो है वो आमतौर पे करियर का इंतखाब करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे 10th या 12th के मार्क्स की बुनियाद पर। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मसला होता है। ज़रूरी नहीं कि जो मार्क्स आपकी मार्कशीट में दिखाए जा रहे हैं वो बिल्कुल आपकी मतलब आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हो। हम लोगों को करना ये चाहिए कि आप जो है वो अपनी डायरी के अंदर अपनी शख्सियत के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, पहलू को लिखें। जैसे कुछ पार्ट हो एकेडमिकली आप वीक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और पर्सनालिटी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, हमारे कुछ बच्चों का हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, ज्योग्राफी अच्छा होगा, सोशल साइंस अच्छा होगा। ये बच्चे जो है वो लिखें कि हमारा मैथ्स वीक है बट हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस अच्छा है।
उसी तरह से कुछ बच्चे बहुत डिसिप्लिन वाले होंगे, मतलब वो अपनी वक्त की पाबंदी करते हैं, वो साफ़ सफाई का ख्याल करते हैं, वो दोस्ती करते वक्त बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात से काम लेते हैं। तो ये उनकी पर्सनैलिटी का सेकंड पार्ट है कि जिसमें वो इस तरह से अपनी चीज़ों को, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पर्सनैलिटी का। उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अपने एकेडमिक पॉइंट का, वो थोड़ा सा आप लिख लें। और उसके बाद में वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसके बारे में थोड़ा सा मालूमात लें। अभी हो रहा ये है कि बच्चे जो है वो उसी तरह से पुराने अगर ट्रेंड से चलेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज तो अब ख़त्म हो गए। बहुत सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन क्राइटेरिया बदल गया है। कहीं पर जहाँ पे 12th के बेस पे मार्क्स पर एडमिशन होते थे, अब सब जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट इट्स अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी ओनली, कि आपका एकेडमिक्स भी जांचते हैं उसके अंदर एंट्रेंस में, और साथ में एप्टीट्यूड भी जाना है। तो आप जो है वो कोशिश करें कि किसमें अच्छे हैं, कौन सी पार्ट आपका बेस्ट पार्ट है आपकी ज़िंदगी का, जिस्म का, आपकी सलाहियतों का, वो शख्सियत का बेस्ट पार्ट जो है वो आप उसको नोट डाउन करें, और उससे रिलेटेड कौन सा करियर मैच करता है तो उसको आप अगर अपना ड्रीम करियर लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से करियर कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद है। ऑनलाइन तरीके से आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से कोई बच्चा आज इरादा करे कि मुझे जो है वो यूएस जाकर पढ़ना है, मुझे डिग्री इंजीनियरिंग वहाँ से करना है, बीएस वहाँ से करना है, तो 10th के बाद से अगर वो कोशिश करे, प्रिपरेशन कर सकता है, सेट एग्ज़ाम दे या इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे, वो अच्छी स्कॉलरशिप उसको मिल सकती है। और बहुत आसानी से बहुत सारे बच्चे अब पिछले 5-6 सालों में आउट ऑफ इंडिया जाके भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अपना गोल सेट करें, अपनी सलाहियतों को जांचें और उसके हिसाब से करियर का इंतखाब करेंगे तो बहुत आसानी होगी बच्चों के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है जनाब। अच्छा, ये है आमिर सर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं खुद भी टीचर हूँ, कुछ बच्चों को मैंने भी ऐसा देखा है कि एबिलिटी बहुत होती है, क्रिएटिव होते हैं, जहन में बहुत कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करने आता, है ना। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस सवाल के जवाब के हवाले में, मतलब उन टीचर्स को जो वर्क करते हैं बच्चों पे, तो ऐसे बच्चों को कैसे बाहर लाएं, उनको एक्सप्रेस करना कैसे सिखाएं, या आप खुद मोटिवेट करें कि बच्चे अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करें लोगों के सामने। देखिए 21st सेंचुरी के 4 C's जो हैं वो बहुत फेमस हो चुके हैं मेरे ख्याल से। जो हमारे टीचर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं वो जानते हैं, क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो ये चारों C's पर हमारे टीचर्स को, एजुकेटर्स को काम करना पड़ेगा, स्कूल के हेड्स को काम करना पड़ेगा, इंतज़ामिया को काम करना पड़ेगा, वालिदैन को काम करना पड़ेगा। इस तरह का एनवायरनमेंट स्कूल में, क्लासरूम में हो कि जहाँ पर बच्चे पैसिव लिसनर ना हो। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बेस्ड करके हमको बताना पड़ेगा। जैसे म्यूज़ियम का सबक है तो म्यूज़ियम में लेके जाना पड़ेगा। उसी तरह से जो है वो आपको कोई किले की सैर है तो आप कोशिश करेंगे साल भर में किसी जगह पे आप साहिल समंदर कुछ मतलब सैर करना है तो उसी तरह से जो है वो हमारे जो प्रेयर का सिस्टम है उसके अंदर जो दुआएं होती हैं, दुआएं आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत चुनिंदा बच्चे ही दुआ में जाते हैं, पढ़ते हैं। तो उसको सिस्टम को कुछ इस तरह से बदला जाए कि हर बच्चे को बात करने का वहाँ पर माइक पे मौका मिले। फिर हमारा जो है वो मास ड्रिल नहीं होती है या मासेस के सामने बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो छोटे छोटे सरगर्मियाँ क्लासरूम्स में अगर हों और क्लासरूम का स्ट्रक्चर जो है ना, बैठने का सिस्टम, उसको फॉर्मल से हटकर थोड़ा इनफॉर्मल करने की कोशिश हमको करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो पार्टिसिपेट करें, उठें, कुछ बोलें, कुछ जो है हरकत करें, पार्टिसिपेट करें। वो जब तक वो इस तरह की क्रिएटिव लर्निंग स्टाइल में वो नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल होगा हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का पैदा करना। देखिए बच्चे क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज में जो है वो अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होता, या फिर उनके पास आइडियाज़ नहीं है कुछ, या फिर उनके पास मवाद नहीं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उनको करके बोलना और सिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर बोलेंगे। हम लोग अपनी स्कूल में बहुत सारी तब्दीलियां इस तरह से कर रहे हैं और बहुत सारी दूसरी स्कूल्स में भी माशाल्लाह इस तरह के काम हो रहे हैं कि बच्चों को बोलने का मौका मिले। मेरे ख्याल से रईस हाई स्कूल भिवंडी का एक मशहूर अदारा है जहाँ पर उन्होंने एक दिन सेलिब्रेट किया था यौम सवाल के नाम से, कि उसमें टीचर को कुछ पढ़ाना नहीं था, उसमें हर बच्चे को आज़ादी थी कि वो जो उस्ताद अभी बैठा होगा उनसे किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं और टीचर को तैयार करके आना है। मतलब सिर्फ निसाबी नहीं, गैर निसाबी दुनिया की कोई भी चीज़ पर बच्चों को सवाल करना। तो
इस तरह का इन्वायरमेंट स्कूल में क्रिएट करना होगा कि बच्चे डिबेट में हिस्सा लें, पढ़ाने का स्टाइल में जो है वो तब्दीली करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ताकि पार्टिसिपेशन बच्चों का बढ़े। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बोलेंगे भी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। मैं उर्दू स्कूल में ख़ास तौर पे देखता हूँ, हम लोग रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, हमारे बच्चे उर्दू भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। टीचर बहुत डोमिनेंट कहीं ना कहीं है। तो हम लोगों को अपने रोल को बदलना होगा, बच्चों को इन्वॉल्व करके, बच्चों से जो है वो बात करके, फ्रॉम मतलब जहाँ से पता है वहाँ से लेकर नोन टू अननोन की तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेडागॉगी पर हमको काम करना पड़ेगा टीचर्स को, और बहुत सारे टीचर्स ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश हमारी भी है, हमारी स्कूल में भी तब्दीली हो और सारी स्कूलों में तब्दीलियाँ आए। शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा। सारे जवाबात आपके बहुत बेहतरीन रहे, बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा? पहली बात तो ये प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वहाँ माशरे में जो ट्रेंड है पढ़ाई का, स्टाइल का, वो यही है। पढ़ाई का स्टाइल यही है कि आदमी, बच्चा कहाँ से सीखेगा, तो स्कूल से सीखेगा। लेकिन अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। आप नेट पर जाइए, मोटिवेटर स्पीकर जो है वो बाकायदा एक करियर ऑप्शन बन चुका है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। आपका ये जो प्रोग्राम है जिसमें आप अलग अलग पर्सनालिटीज़ को बच्चों से और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है। आप काबिल मुबारकबाद हैं। आपकी पूरी टीम, बसीरत ऑनलाइन टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपको एक और सलाह और मशवरा है आपके लिए कि जो यंग टैलेंट है हमारे, ख़ास तौर पे अलग अलग फील्ड के, उनको आप ढूंढिए, उनसे आप बच्चों से और पेरेंट्स से, वो वालिदैन से बात करवाइए, टीचर्स से बात करवाइए। और हो सकता है कोई ऐसा प्रोग्राम आप करें जिसमें आप कोई किसी स्कूल में जाकर जो है वो लाइव अपना रिकॉर्डिंग करें। कुछ एक ख़ास उन्वान पर जो है वो डिबेट कंपटीशन है, और नेचुरली जो है वो बच्चे बिना तैयारी की, ऐसा ना हो कि आप पहले से इन्फॉर्म करके जाएं। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस आप जाएं तो देखेंगे तो नेचुरली बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं। जब अगर आप बिना बताए वहाँ शायद चले जाएं तो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस शायद मिलेगा। हो सकता है कहीं पर गड़बड़ हो, लेकिन आप जो इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे तो इंशाल्लाह सारे समाज के लिए काफ़ी जो है वो अच्छा साबित होगा ये। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब आपकी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी ट्विटर हैंडल को प्लीज़ फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।